नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बताइए कितने मुश्किल हालात हैं। ट्रम्प साहब ने मोदी जी को खत लिखा। खत तुम्हें भेजा है प्रियवर बुलाने को। इस तरह का गाना आपने सुना होगा, बहुत सुना कि ये खत नहीं मेरा दिल है। लेकिन इस समय दिल वाला मामला नहीं है। ट्रम्प साहब ने मोदी जी को उलझा दिया। भक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि इस खत को लेकर वो खुश हो या दुखी हो। मोदी जी को ट्रंप ऐसी चौकीदारी करने पर लगाना चाहते हैं जिससे देश की बहुत भारी फजीहत हो। अभय दुबे जी से मैंने बातचीत की। अभय दुबे जी ने ट्रंप की इस राजनीति का खुलासा किया और बताया कि मोदी जी का अंगूठा ट्रंप ने दबा दिया है। कोई नस तो दबी हुई है, ना उगल पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं, और चक्रव्यूह चारों तरफ से बंद गया है, घिर गया है। अभय देवी जी से मैंने पूछा कि यूपी की जो राजनीति चल रही है, कहीं शंकराचार्य पिट रहे हैं, कहीं बनारस के घाटों पर गुजरात के ठेकेदारों की बात चल रही है, क्या योगी आदित्यनाथ ने 2029 की बैटिंग सेट कर दी है कि मोदी जी टाटा बाय बाय, उत्तर प्रदेश में तो झाड़ू लग जाएगी। और फिर क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने की दिल्ली कोशिश कर रही है। बहुत शानदार बातचीत है, आप पूरी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का तड़का भी इस बातचीत में शामिल है। अभय दुबे के पास चलूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह हमने 19 तारीख की सुबह 4 PM फिल्म पर पहली शॉर्ट मूवी लगाई, इश्तियाक, जिसका पोस्टर आप बराबर में देख रहे हैं। और हजारों लोगों ने पहले दिन 24 घंटे के अंदर हजारों लोगों ने इस पिक्चर को देख डाला। सैकड़ों लोगों ने कमेंट किए और पूरी देश भर से इस शॉर्ट फिल्म की जो तारीफ हुई वो मैंने सपने में सोचा नहीं था। लोगों ने कहा कि इतनी बढ़िया शॉर्ट फिल्म, इतने बढ़िया विषय पर 4 PM ने बाकी बढ़िया काम किया। अगर आपने ना देखी हो तो चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे 4 PM फिल्म्स को सब्सक्राइब करिए और एक बढ़िया पिक्चर मुफ्त में देखिए। पिक्चर देख लीजिए और उससे पहले अभय दुबे जी की बातचीत सुन लीजिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज तो आप मेरी बात मान गए होंगे। आप मानते नहीं थे कि हमारे विश्व गुरु जी का डंका बज रहा है, लेकिन आज आप मान गए होंगे। देखिए, अब तो ट्रम्प साहब ने भी मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और बाकायदा निमंत्रित किया है कि एक नया बोर्ड बनेगा, नया एक गठन होगा। मोदी जी की कितने इंपॉर्टेंस है अब तो आप मान गए हो ना मेरी बात को। लेकिन इस राजनीति का मतलब क्या है? ट्रम्प साहब तो बिल्कुल ऐसी माशूका हो गए हैं, कभी मनती है, कभी खुश हो जाती है, कभी नाराज हो जाती है। प्रेम की कहानियों में है ना, बहुत सारा चित्रण सुंदर सुंदर कहानियों में मिलता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा, ये प्रेम है, आप ये मुझसे तलाक पूछ है, रहे ये हैं क्यों? इसका मतलब, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जी। मोदी जी खुद भी परेशान हैं, ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है इस चिट्ठी का। देखिए, मोदी जी के पास अगर अमेरिका से एक लेटर आता जिसमें लिखा होता कि आपके ऊपर जो 25% दंड स्वरूप टैरिफ लगाया गया था वो हटाया जाता है, तो मोदी जी खुशी के मारे अपनी जगह से उछलने लगते और कहते लियो हमने तो मैदान मार लिया। उसके बाद वो धन्यवाद अर्पण करने के लिए ट्रंप को फोन करते, माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते। फिर दोनों में मोहब्बत की बातें होती, दोस्ताना मोहब्बत की बातें होती। जब मैं मोहब्बत कहता हूं तो अंदाज कुछ मतलब गलत मत निकालिएगा। दोनों में दोस्ताना दोस्ताना मोहब्बत की बातें होती और फिर गोदी मीडिया शुरू हो जाता और मोदी जी की बल्ले बल्ले हो जाती। अब ट्रंप ने मोदी को एक लेटर लिखा है, एक खत लिखा है, जिसमें कहा है कि मुझे बहुत ही गौरव और हर्ष हो रहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को, इंडियन रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर को, श्री नरेंद्र मोदी को उस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए निमंत्रण देता हूं, जो ये देखभाल करेगा कि गाजा पट्टी में जो अमेरिका शांति स्थापित कर रहा है और जो वहां पर उसको रिबिल्ड यानी पुनर्निर्माण करना चाहता है गाजा पट्टी का, क्योंकि इजराइल ने तो उसको खंडर में बदल दिया है, तो उसकी वो सब देखभाल करेगा ये बोर्ड। इसकी देखरेख में सारा काम होगा। अच्छा, अब केवल मोदी जी को ही इनवाइट नहीं किया है, पाकिस्तान को भी इनवाइट कर दिया है, तुर्की को भी यही इनवाइट यही कर दिया है उन्होंने। यही गड़बड़ कर दिया उसने, बस यही तुर्की को गड़बड़ कर दिया। सुनिए, तुर्की को भी इनवाइट कर दिया। पेच क्या है इसमें ये देखिए, तुर्की को भी इनवाइट कर दिया है। और चीन और रूस को उसको उससे बाहर रखा है। चीन और रूस को कोई इनविटेशन नहीं भेजा है। जिन देशों को उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजा है, निमंत्रण नहीं भेजा है, उन देशों के लिए ट्रंप ने प्रस्ताव रखा है कि आप अगर इस बोर्ड का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप $1 बिलियन, $1 अरब जमा कीजिए। तो जो आप अगर $1 अरब दे के आएंगे तो आपको इसकी स्थायी मेंबरशिप दी जाएगी।
यानी $1 अरब में कोई भी देश इस बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप खरीद सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए ट्रंप का प्रस्ताव ये किस तरीके का है। फिर ट्रंप उसमें ये भी कहना है, उस जो पूरा प्रस्ताव है कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, ये बोर्ड है, उस बोर्ड की चेयरमैनशिप डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। मतलब कोई और डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं बन सकता है इसका उत्तराधिकारी। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति ही हमेशा इसका चेयरमैन होगा और भारत जैसे देश जो ट्रंप के निमंत्रण पर वहां मेंबर बनेंगे, उनको 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप सोचेंगे कि उनको आगे की मेंबरशिप दी जाए, इनकी मेंबरशिप अभी खारिज कर दी जाए। अच्छा, जो व्यक्ति, जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो व्यक्ति $1 अरब देकर अंदर घुसेगा उसके अंदर, वो उसका स्थायी सदस्य होगा। और जिन व्यक्तियों को निमंत्रण के जरिए डाला जाएगा उसमें, भारत जैसे देशों को, वो उनकी मेंबरशिप डोनाल्ड ट्रंप के रहमो करम पे होगी, डोनाल्ड ट्रंप की खुशी पे होगी। डोनाल्ड ट्रंप खुश रहेंगे उससे, अगर मोगाम्बो खुश रहेगा तो वो मेंबर रहेंगे, मोगाम्बो खुश नहीं रहेगा तो वो मेंबर नहीं रहेंगे। अच्छा, दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और चीन जो है ना, वो इससे बाहर है पूरे। तो जो भी देश इसमें जाएगा वो दरअसल रूस और चीन की किसी ना किसी रूप में नाराजगी झेलेगा। अच्छा, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मोदी के सामने कितनी दुविधा है इसमें। और केवल यही नहीं है, जिस तरह से भाषा है उस पूरे बोर्ड की, बोर्ड के ढांचे की जो भाषा है, वो भाषा ये बताती है कि ये मामला केवल गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण तक ही सीमित नहीं रहेगा। और वो भी गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण जिस तरह ट्रंप करना चाहते हैं, वो भी बड़ा विवादास्पद है। ट्रंप कहते हैं कि हम वहां पर रिजॉर्ट बना देंगे, लास वेगास जैसा रिजॉर्ट बना देंगे। अब वहां पे बड़े बड़े वो 5 स्टार होटल बनेंगे, 7 स्टार जुए खाने बनेंगे, कैसीनोज बनेंगे गाजा पट्टी के ऊपर है। और लास वेगास जैसा एक कृत्रिम शहर जो है ना, यानी बाकी लास वेगास में तो सब तरफ रेगिस्तान है, वो तो बीच में एक शहर बना हुआ है नखलिस्तान की तरह। छोटा शहर है, आप चाहें तो पैदल भी घूम सकते हैं उसके अंदर है, लेकिन इस तरह की सड़कें और फ्लाईओवर वगैरह हैं कि टैक्सी करनी ही पड़ती है उसमें। हर जगह बड़े बड़े कैसीनोज हैं वहां पे लास वेगास में। तो ये जो स्थिति, ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं गाजा पट्टी को। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो इतना विवादास्पद है, इतना दिक्कत तलब है। जो भी देश उसमें जाएंगे उन सब के लिए बहुत, यानी इजराइल तक परेशान हो गया है ट्रंप के इस प्रस्ताव से। इजराइल ने कहा है कि ये क्या प्रस्ताव उन्होंने रखा है, हमसे भी नहीं पूछा इसके बारे में कुछ भी। मतलब इजराइल, ऐसा नहीं इजराइल को भी उन्होंने लिया हो अपने, कुछ नहीं। ट्रंप जो है वो इस प्रस्ताव के जरिए सारी दुनिया के सीईओ बनना चाहते हैं। जो व्यक्ति आ जाए ट्रंप का दरबार लगा करेगा। और ये मोदी वगैरह सब नेता, मोदी हो चाहे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो, कोई हो, सब उनके दरबारी के तौर पर वहां बैठे होंगे सामने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए। ट्रंप को अगर मना करेगा ट्रंप नाराज हो जाएंगे, 3 साल बाद आपको निकाल देंगे, या हो सकता है उसी वक्त बर्खास्त कर देंगे, तुम्हारी मेंबरशिप खत्म हो गई, जाइए आप, उठिए, बाहर निकलिए। तो ये सब जो पूरा मामला है क्या कि जो पहले इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जो ब्रेटन वुड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट बने थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अब ट्रंप ने बिल्कुल विश्व व्यापार संघ की पूरी तरीके से उपेक्षा कर रखी है, कोई बात नहीं मानते, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बात नहीं मानते, विश्व बैंक को अपने ठेंगे पर रखते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े संगठन थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबसे अमेरिका बाहर निकल आया है, अमेरिका उनका मेंबर है ही नहीं। ट्रंप ने सब संगठनों से अपने आप को बाहर कर लिया है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया का ढांचा बना था, उस ढांचे से ट्रंप ने अमेरिका को बाहर कर लिया। पहले अमेरिका सब संगठनों में न केवल होता था, बल्कि सबसे ज्यादा अमेरिका ही उनकी फंडिंग करता था और उसके जरिए दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम रखता था। अब ट्रंप ने सबसे अपने आप को बाहर कर लिया है। अब वो यहां से एक नए संगठन को बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम रखा है उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस। अब ये बोर्ड ऑफ पीस अभी गाजा की देखभाल करे, फिर कहेंगे अब वो वेनेजुएला में तेल निकलवाने की जो हम कर रहे हैं कोशिश, उसकी भी देखभाल करेगा बोर्ड ऑफ पीस। अब वो सारा तेल निकल के जाएगा अमेरिका, और बोर्ड ऑफ पीस मोदी जी उसकी देखभाल करेंगे, वहां से तेल निकलेगा वो अमेरिका जाए। बड़ी परेशानी है भाई, बड़ी परेशानी। आप सोचिए कि
गाजा में जब वो लास वेगास जैसा रिजॉर्ट बनेगा गाजा में, तो मोदी जी उसकी देखभाल करेंगे ट्रंप के बोर्ड के मेंबर के तौर पर। ट्रंप की देखरेख में मोदी जी उसकी देखरेख करेंगे, ट्रंप के नेतृत्व में मोदी जी उसकी देखरेख करेंगे। और वहां पे अमेरिकी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बिलियनायर्स हैं, वो वहां पैसा लगाएंगे और मुनाफा कमाएंगे जम के। जो सारी दुनिया के नव धनाढ्य हैं वहां जाके जुआ खेलेंगे, शराबें पिएंगे, अय्याशियां करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। और भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे सबकी। तो इससे अंदाजा लगाइए कि मोदी जी बहुत दुविधा में है। अब मोदी जी कैसे मना कर दें कि हम नहीं आएंगे उसके अंदर? ये भी बड़ी मोदी जी ट्रंप से कहते हैं कि भाई हम तो नहीं आपके इसमें शामिल होते, तो ट्रंप तो बहुत नाराज होंगे। मोगाम्बो खुश नहीं रहेगा। मोगाम्बो हो सकता है 25% टैरिफ वो ठोक दे। तो मोदी जी के लिए जीवन में इससे बड़ी कोई दुविधा नहीं आई है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मोदी जी को सुझाव देने भी शुरू कर दिए। अच्छा, एक सुझाव मैंने अभी पढ़ा है, उसमें लिखा यह है कि अगर आपको ट्रंप का दरबारी बनने का शौक है तो आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। अंग्रेजी के एक पत्रकार ने, बड़े पत्रकार ने, जो विदेशी मामलों में, उसने कहा कि उन्हें कि भारत जो भी रहा हो, भारत कभी किसी का दरबारी नहीं रहा, इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, इसीलिए भारत ने ब्रिक्स की स्थापना की है। ये संगठन क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमें किसी बड़े नेता के सामने हाथ बांध के ना खड़ा होना पड़े। तो ये सुझाव दिए जा रहे हैं मोदी जी को। फिर एक सुझाव ये भी दिया गया है कि ट्रंप ने जो प्रस्ताव लिखा है उस पर अभी ना हाँ कीजिए ना कीजिए, सोचिए और इसको संसद में रखिए प्रस्ताव को। अगर आप जाना चाहते हैं तो संसद से प्रस्ताव पास कराइए, या अपने विदेश मंत्रालय से पूछिए क्या करना चाहिए भाई इसमें। तो मोदी जी पूछते कहाँ हैं? मुश्किल बात। मोदी जी को पूछना पड़ेगा इसमें, वरना मोदी जी की खाट खड़ी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये देखिए, ये पूरा ट्रंप का लेटर जो है मोदी जी गले में अटका हुआ है, ना वो निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अब देखिए, सब लोग टकटकी देख रहे हैं कि बंदा क्या करने वाला है। अबे जी, एक कहावत कही जाती है कि जबरा मारे और रोने भी ना दे। मतलब ताकतवर आदमी पिटाई करता है और रोने भी नहीं देता। मैं तो अब आप कहता हूं कि मोदी जी ट्रंप के अंगूठे के तले दबे हैं और बिलबिला रहे हैं, और ट्रंप ने देखा कि बहुत देर हो गई, अंगूठा लगाए तो अंगूठा हटा लिया और ऊपर से एक भारी चीज रख दी है, तो अब उसके नीचे दबे हुए। और उसके बाद वो अपने ट्रंप अपना काम अमेरिका चलाना है, वहां चले गए, मोदी उसके नीचे दबे हुए। अच्छा, कोई नस है जो पकड़ ली है, कोई नस दबा दी है? ये डर ही क्यों है हमारे विश्व गुरु जी को? देखिए, मोदी जी सॉफ्ट टारगेट हैं। मोदी जी को पीटने से, मोदी जी को धिक्कारने से, मोदी जी का अपमान करने से ट्रंप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और ट्रंप जानते हैं कि लौट के जवाब भी नहीं दे सकता बंदा। तो मोदी जी ने वास्तव में उनकी इस आकलन को सही ठहराया है, आज तक कभी जवाब नहीं दिया उनको। अच्छा, क्यों नहीं दिया? इंदिरा गांधी वो थी नहीं, वो इंदिरा गांधी धमका दिया उन्होंने, पाकिस्तान के संग युद्ध में 2 टुकड़े कर दिए, कह दिया अमेरिका हो सकता है कि वो जमाना दूसरा था, वो परिस्थिति दूसरी थी। और ये भी है कि इंदिरा गांधी एक अलग सामग्री की बनी हुई भी थी। वो जिस सामग्री से बनी थी वो अलग चीज थी, मोदी जिस सामग्री से बने हैं वो अलग है। वो धीरे धीरे करके ये जो ट्रंप मोदी का रिश्ता है, ये ऐसी पेचीदियां इसमें पैदा हो रही हैं, ऐसे इसके नए आयाम खुल रहे हैं जिसका पहले कोई अंदाजा नहीं था। देखिए, पाकिस्तान इसमें फौरन तैयार हो जाएगा जाने के लिए। अच्छा, वहां पे जब बोर्ड ऑफ पीस में जाएंगे आप, तो पाकिस्तान के बराबर आपको बैठना पड़ेगा, तुर्की के बराबर आपको बैठना पड़ेगा। मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल है भाई। ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। देखते हैं क्या होता है। जरा अभय जी महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में तो बाजी बड़ी बुरी तरह फंस गई है। गोदी मीडिया ने कहा बीजेपी की बम्पर जीत, बीजेपी की लहर, प्रधानमंत्री ने पीक थपथपानी शुरू कर दी। लेकिन अगर पिछली बार से तुलना करें तो मामूली ही सीटें बड़ी बीजेपी, वो भी जब सरकार इतनी, ताकत इतनी, पैसा इतना, वो भी तब जब कांग्रेस और ठाकरे अलग अलग हुए। अगर मान लो राज ठाकरे, उद्धव, कांग्रेस मिलकर लड़ते तो स्थिति कुछ अलग होती। लेकिन अभी वहां पार्षद छुपाने पड़ रहे हैं, शिंदे गुट के अलग, बीजेपी के अलग। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, बात है बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, उसकी वजह सारा हुआ ये। अगर शिवसेना नहीं टूटती
तो ये इस तरह का नतीजा नहीं निकलता, अभी शिवसेना ही आगे होती बीजेपी से। तो अब उसमें मौका ताड़ लिया श्रीकांत शिंदे ने। श्रीकांत शिंदे तो बहुत नाराज हैं, उनको मुख्यमंत्री पद तो छीन ही लिया गया उनसे। तो उन्होंने इस पूरे मामले में ऐसा फच्छड़ फंसाया है कि बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि अब इससे कैसे निकले। तो जाहिर है कि बीजेपी की जीत का स्वाद तो कड़वा कर ही दिया, कसैला कर ही दिया उन लोगों ने मिलकर। अब इसके बदले में कि बीजेपी का मेयर बने, इसके बदले में तर्क उन्होंने दिया है कि बाला साहब की जन्म शताब्दी है, तो जन्म शताब्दी के मौके पर जो है वो 2.5 साल के लिए शिवसेना का मेयर होना चाहिए। और इस तर्क के साथ में अगर श्रीकांत शिंदे का मेयर बनेगा तो उसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग भी समर्थन करेंगे उसका। 2.5 साल बाद भी वो हटा, फिर वही रहेगा फिर। ये बीजेपी के लिए क्या ये बाजी जो है ये भारी पड़ सकती है? महाराष्ट्र में स्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं और फिर आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में है कि जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ के लगभग खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया है, शिवसेना को वो एनसीपी को तोड़ के तो खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया है। एनसीपी की कोई औकात रही नहीं। अजित पवार ढक्कन हो चुके हैं पूरी तरीके से, और शरद पवार का भी तेजी के साथ में गिरावट हो रही है उनके प्रभाव में। कुछ उन्होंने खास उसमें हासिल नहीं किया। यहां तक कि शरद पवार की पार्टी से ज्यादा सीटें तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को मिली हैं। 30 सीटें ज्यादा हैं उससे इनकी, ये 27 सीटें शायद ज्यादा हैं उनसे। लेकिन शिवसेना की ताकत नहीं कम कर पाए वो। अगर दोनों शिवसेनाओं को जोड़ दें तो वो काफी ताकतवर हैं। तो शिवसेना के जो प्रभाव क्षेत्र थे, उन प्रभाव क्षेत्रों में वो बीजेपी वाली कमी नहीं कर पाए। तो बीजेपी को जो अभी बीजेपी का जो प्रधान स्थिति दिख रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका प्रमुख कारण यह है कि शिवसेना टूट गई। आज अगर उद्धव ठाकरे किसी तरह श्रीकांत शिंदे के साथ जुड़ जाएं, तो बीजेपी फिर से इतना, बीजेपी ने तमाम तरह तरह की तोड़फोड़ की, इंजीनियरिंग की, बीजेपी की सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी। आपको लगता है कि हो सकता है, हालांकि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, वो तभी हो सकता है जबकि भाई देखो, नीतीश कुमार और लालू यादव में किस शर्त पे समझौता हुआ था 2015 में? लालू ने मान लिया था कि भाई आप मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि आरजेडी की सीटें ज्यादा थी जनता दल यूनाइटेड से। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया था। किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना। अब उद्धव ठाकरे में से और श्रीकांत शिंदे में से कौन मानेगा? ये मिलकर करते हैं राजनीति। अगर चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? श्रीकांत शिंदे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री रहने के बाद लड़ाई हार गए विधानसभा की। श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वो तो बहुत जम के वो लोग जीते। वो तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो श्रीकांत शिंदे कहेंगे हमारा दावा तो बहुत मजबूत है। अब उद्धव ठाकरे एक कदम पीछे हटे, कहें ठीक है भाई आप बन जाइएगा मुख्यमंत्री। तो ये सब कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये राजनीति बड़ी उलझी है। उधर उत्तर प्रदेश में भी ये घटना पूरे देश भर में तूल पकड़ रही है। बनारस में घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम पे अंधाधुंध तोड़फोड़ चल रही है। इसी तरह बाबा भोले के मंदिर को 5 स्टार बनाने की कोशिश रही, और हर बार जहां सौंदर्यीकरण का नाम आता है वहां गुजरात के ठेकेदार ऑटोमेटिकली उनका नाम आने लगता है। एक बार घाट पे तोड़फोड़ हुई, अहल्याबाई जी की प्रतिमा खंडित कर दी गई, बवाल हो गया और ये मामला ठंडा हो जाता है, 2-4 दिन छब तक खत्म हो जाता है। लेकिन योगी जी ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने एफआईआर लिखा दी संजय सिंह समेत तमाम लोगों पे। फिर वो वीडियो वायरल होने लगा, देखो मूर्ति तो तोड़ी गई, हमने क्या झूठ बोला। लेकिन इस बहाने जब योगी जी ने एफआईआर कराई, मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। सामने आ रहा है कि साहब ये तो सब बनारस में हो रहा है, सब पीएमओ के आदेश पे हो रहा है, योगी इसमें क्या करेंगे? तो योगी जी ने आग लगा दी, जिससे ये मैसेज हो कि भैया जो तोड़फोड़ हो रही है, जो ठेकेदारी है, ये तो सब गुजरात के भैया आगे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जंग संजय जी, एक तो ये पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और ठीक जिक्र कर रहे हैं। इसमें एक और पहलू है, उसको जो एक व्यापक पहलू है उसको भी हम लोग निगाह डालनी चाहिए। केवल यही नहीं हो रहा है समस्या। जैसे कि मौनी अमावस्या पे जो
शंकराचार्य वाला विवाद हुआ है वो कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। तो शंकराचार्य के अनुयायियों को वहां पुलिस वालों ने खूब जम के पीटा है और शंकराचार्य ने प्रयाग के जो पुलिस आयुक्त हैं उनकी तस्वीर दिखाते हुए कहा ये बड़ा दुष्ट आदमी है, ये बड़ा हठधर्मी है, इसकी वजह से सारी बात बिगड़ी है और मैं धरना दे रहा हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी गई, माफी नहीं मांगी गई चारों शंकराचार्यों के लिए, भाई बहस तो यही थी कि भाई हम पालकी पे जाएंगे स्नान करने के लिए, तो पुलिस ने कहा नहीं आप पालकी पे नहीं जाएंगे, आप पैदल उतर के जाएंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि जो धार्मिक राजनीति, धर्म के साथ जब राजनीति का आप घालमेल करते हैं तो उसमें आप सोच नहीं सकते कि कौन सी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, कब आ जाएंगी पता नहीं कब आ होगा। जाएंगी। अब आप देखिए वो जो तीर्थ स्थलों की राजनीति कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों को आप मॉडर्न रिजॉर्ट्स में बदलना चाहते हैं। हर जगह आप आधुनिकीकरण, सुंदरीकरण करने के नाम पर आप जो कर रहे हैं उसकी उसकी एक बार अयोध्या में हो चुका है, जो रामपथ वगैरह आपने बनाया था उसमें भी वो हुआ था, उधर महाकाल के मंदिर पे भी वो वहां भी समस्या हो चुकी है, फिर बाबा विश्वनाथ का जो आपने कॉरिडोर बनाया उसमें भी समस्या हो चुकी है, यहाँ हो रही है, फिर आप मणिकर्णिका घाट पे वहां भी समस्या हो रही है। तो हर जगह इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। उधर कुंभ में देखिए कितनी बड़ी समस्या पैदा हुई थी, इतना भगदड़ हुई, कितने लोग मरे, अब मौनी अमावस्या पे ये घटना हो गई। तो मुख्य तौर पर दुर्घटनाओं का और विवादों का एक लंबा सिलसिला है, जिस सिलसिले का सामना योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो या कोई और सरकार हो, सारी सरकारें कर रही हैं, जिला प्रशासन कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, सब लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। इसमें वास्तव में गवर्नेंस कहां हो रही है ये पता लगाने की जरूरत है। इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई है, गवर्नेंस हो रही है कि नहीं हो रही। भाई कोई सीबीआई जांच करके बता सकती है गवर्नेंस हो रही कि नहीं हो रही, कहां है गवर्नेंस, ढूंढ के लाओ गवर्नेंस को। क्योंकि ना तो मोदी जी को गवर्नेंस से कोई संबंध है, कोई ताल्लुक है, योगी जी को गवर्नेंस में कभी कोई दिलचस्पी रही नहीं। इतना बड़ा गवर्नेंस के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री दुनिया में कोई है तो वो है आदित्यनाथ जी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का और देश का शासन चला रही है। ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ झूठ बोल के, गुलाबी तस्वीर दिखाकर और लोगों को उल्लू बनाकर, फिक्रेबाजी कर नाटकबाजी करके, लोगों के सामने टुकड़े फेंक कर किसी तरीके से अपनी एंटी इनकम्बेंसी को विस्फोटक होने से बचाए हुए। ये है इसका पूरा मामला। इसका अभय जी क्या लगता है आपको कि दिल्ली अब योगी के खिलाफ साजिश और तेज करेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उसमें भी दिल्ली उलझ रही है। 2029 अब दिन मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, 2-3 साल आपको तैयारी करने में लग जाएंगे, 2027 सिर पर है। और जो जाति की राजनीति का उफान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे तो बीजेपी डरी हुई है कि कब क्या पलड़ा हो जाए, पिछड़ो दलितों में एक खराब संदेश आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आप बहुत दुविधाएं हैं। योगी आदित्यनाथ को चाहते नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने में, उनके पर कतरने के चक्कर में कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव ना हार जाए। मान लो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, योगी आदित्यनाथ का क्या बिगड़ेगा, वो चले जाएंगे, मेहनती करेंगे अपने, खत्म खेल, पैसा हजम उनका। उनकी राजनीति तकरीबन मतलब खत्म नहीं होगी, लेकिन राजनीति उनकी का ग्राफ नीचे गिर जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे हमारे हम चुनाव ही नहीं जीत पाए तो प्रधानमंत्री बनने के हमारे कोई मौके हैं नहीं। उन्होंने कहा भी है कि अगर हम यहां से जाएंगे तो हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, हम अपनी मठ में वापस चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे और दोबारा चुनाव लड़के गोरखपुर से एमपी तो हर होते ही रहे हैं, फिर से एमपी हो जाएंगे गोरखपुर से। इतना चुनाव तो वो जीत ही सकते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं थी, तब भी गोरखपुर से चुनाव तो वो जीत ही जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर 2029 का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में हालत ये होगी कि जो विपक्षी गठजोड़ होगा, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिला वाला गठजोड़ होगा, वो फिर 60 सीटें से ज्यादा जीतेगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2029 में। तो डर है, इसी डर से तो दिल्ली दरबार की हालत खराब हो रही है कि अगर जातियों का ये संतुलन तो गड़बड़ाया। पूरा मामला फंसा हुआ है बुरी तरीके से। इस उलझन को, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, इसमें लगे हुए हैं। दूसरे ट्रम्प साहब हैं, वो मान ही नहीं रहे, वो लेटर लिख दिया उन्होंने। तो अब वो बताइए उत्तर प्रदेश की गुत्थी सुलझाएं, अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो धरना दे दिया है उससे निपटें, या मणिकर्णिका घाट पे जो हंगामा मचा हुआ है उससे निपटें, क्या करें?
सही बात है, बहुत मुश्किल है राजनीति की। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।